दोस्तों, जब घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया जाने लगे तो आप ये सोच के चलिए, ये आप मान के चलिए कि देश की जो सुरक्षा है, देश का जो भविष्य है, वो खतरे में है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा इस देश की सुरक्षा का दावा करने वाली उस पार्टी, उसके नेता, उसके मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के उन दावों के खिलाफ, उन दावों को लेकर के जो वो करते तो हैं लेकिन जमीन पर दिखता नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के। जिस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान की नफरत परोसी जा रही थी, जिस वक्त बिहार के विधानसभा चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ इसलिए उछाला जा रहा था कि किसी तरीके से बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान की तरह पोलराइज हो जाए, उसी वक्त, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक धमाका होता है। वो सब ने देखा, लेकिन उस धमाके से पहले क्या हुआ वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। 10 तारीख की सुबह 8 बजे से 10 तारीख की सुबह 8 बजे से फिदाइन अटैक करने वाला आतंकी उमर क्या कर रहा था और क्यों गृहमंत्री और प्रधानमंत्री और सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं हुई। और वो लोग तो बिहार में व्यस्त थे, बिहार में घुसपैठिया चिल्ला रहे थे और दिल्ली में धमाका करने की वो फिदाइन जगह ढूंढ रहा था। आज इस बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे विश्व गुरु की इज्जत, विश्व गुरु ने जो इज्जत है देश की, वो सरेआम नीलाम करवा दी है। इस देश पर दुनिया सवाल उठा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्त, उसके देश में भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुआ जा रहा है। आज उस तस्वीर के बारे में, उस खबर के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वोट चोरी से जुड़ी, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जरा इस खबर पर गौर करिए। यह खबर चौंकाने वाली है। यह खबर इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि जब 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ 7:10 पर, उससे पहले उसी 10 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक वो आतंकी कार में घूमता रहा, तमाम सारे दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में गया। आप देखिए इस मैप में, देखिए कितने कौन कौन से इलाके हैं। पंजाबी बाग, नेताजी सुभाष प्लेस, इसके अलावा भीकाजी गामा, तमाम कालका जी, ऐसे संसद मार्ग, तमाम सारी ऐसी जगहों पर गया, अक्षरधाम, लेकिन कहीं नहीं जगह मिले। और आखिर में आ करके 4:30 बजे के आसपास लाल किले की पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद आकर के रेड लाइट पर बम फोड़ दिया। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस वक्त ये सब कुछ वो कर रहा था, उस वक्त बिहार में क्या चल रहा था। और बिहार तो छोड़िए, दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो गया। और ये सारा का सारा रूट का खुलासा खुद एनआईए, पुलिस, आईबी की जो भी एजेंसियां हैं, वो उन्होंने लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पूरा रूट उसका तैयार किया, उसने कहां कहां घूमा। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए केपी मलिक का। केपी मलिक लिख रहे हैं, हम घुसपैठियों को ढूंढने बिहार गए और वो हमारी नाक के नीचे दिल्ली दहला गए। आतंकी उमर विस्फोटक भरी कार लेकर के दिल्ली में करीब 100 किलोमीटर तक घूमा। संसद भवन के पास से भी गुजरा, बाजारों में, भीड़ भाड़ भरी जगहों में गुजरता हुआ लाल किले के पार्किंग में पहुंचा। और इसका पूरा का पूरा, ये आपने जो कटिंग देखी है दैनिक जागरण अखबार की कटिंग है। सवाल सबसे बड़ा ये है, उन्होंने खुद लिखा कि हमारे देश के तथाकथित नेता जब बिहार में घुसपैठियों को ढूंढने के लिए बिहार की खाक छान रहे थे, तब घुसपैठिए कार में विस्फोटक लिए दिल्ली की खाक छान रहे थे और हमारी सुरक्षा एजेंसियां कुंभकर्णी नींद में सो रही थी। ऐसा कैसे हुआ कि हमारे सियासी चाणक्य से लेकर के जेम्स बॉन्ड तक की हवा निकल गई। दोस्तों, जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं एनएसए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल को कानों कान खबर नहीं हुई। अजीत डोभाल को पहलगाम हुआ तब कानों कान खबर नहीं हुई। अजीत डोभाल को जब बालाकोट हुआ तब कानों कान खबर नहीं हुई। अजीत डोभाल को जब पुलवामा हुआ तब कानों कान खबर नहीं हुई।
ये हैं हमारे देश के जेम्स बॉन्ड, और ये है भारत की सुरक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार की संवेदनशीलता। एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई इसी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के। मैं क्यों कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में नाक कटवा दी। इसी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के पाकिस्तान की संसद में खुलेआम यह बात कबूल की गई कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने यह बात एक्सेप्ट की। लेकिन हमारे देश के विश्वगुरु, हमारे देश के जिल्लेलाही बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई शब्द, सुई पटक सन्नाटा रे, बोलना मत कहीं। और यह तब हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है मोदी जी के शब्दों में। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया पाकिस्तान की संसद। तो कलिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए, और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा, और ऐसा मारा आज तक तैयारों की गिनती पूरी नहीं हुई। उसके बाद दूसरे बॉर्डर पर शरारत शुरू की गई। 4000 जवानों की शहादतें और इतने 400 अफसरों की शहादतों के बाद अगर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के किरदार के ऊपर कोई मनफी गुफ्तगू करेगा तो उसका जवाब इसी तरह लाजिम है जिस तरह फर्ज नमाज है। जहां पे कौमों ने अपने दिफा को कमजोर किया है, गजा से लेकर आज आप सूडान तक की हालत देख लें, इंसानियत की वो तजलील हुई है कि खुदा की पनाह। यह सियासत और आईनी निजाम तो जब बचेगा जब जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदें बचेंगी। यह मेरा बयानिया है, आज से है, जब इस अवान का रुकन 2006 में बना था उस वक्त से है। तरीके आजादी कश्मीर के हवाले से बरमला यह बात कहता रहा, मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान के 24 करोड़ गयूर अवाम, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना, पाकिस्तान की अस्करी मजहबी क़यादत, और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है, अगर यह मौजूद ना हो तो तरीक के बारे में यहां गुफ्तगू करना भी मुहाल हो जाए। अशोक कुमार पांडे इसी खबर को लेकर के कह रहे हैं कि गजब है, पाकिस्तान लाल किले विस्फोट से जिम्मेदारी ले रहा है और भारत सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से बच रही है। क्या मजबूरी हो सकती है? सवाल यह भी है आखिर सरकार पाकिस्तान का नाम दिल्ली ब्लास्ट में क्यों नहीं ले रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, और सवाल इसलिए भी है क्योंकि बीते दिन अमेरिका में पहलगाम अटैक को लेकर के वहां के कांग्रेस ने एक बड़ा लंबी चौड़ी रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया जिससे भारत का सिर शर्म से झुक गया विश्वगुरु की इस विश्वगुरु की इस सरकार के दौरान, उनके काम के दौरान। जरा ये खबर देखिए, कृष्णकांत का ट्वीट देखिए क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। कह रहे हैं अमेरिका ने झुकने के लिए कहा, भारत की मौजूदा सरकार रेंगने लगी। अमेरिका की कांग्रेस में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर के एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य अभियान को सफल बताया गया। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में पहलगाम के आतंकी हमले को विद्रोही हमला बताया गया, और यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के दोस्त माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सरकार, मौजूदा सरकार के दौरान यह सब कुछ हुआ, उनके इशारों पर हुआ। देश में, भारत में आतंकवादी हमला हो रहा है, उसको विद्रोही हमला कहा जा रहा है। पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के, उनके परिवार वालों की ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? ये इस देश की इज्जत नीलाम होती, इज्जत नहीं तो और क्या है? और ये सब कुछ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। एक और खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों, इन्हीं तमाम सारे मामलों को लेकर के
रिपब्लिक भारत गोदी चैनल, सबसे बड़ा गोदी चैनल अर्नब गोस्वामी वाला, उसने एक डिबेट की। उस डिबेट में आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने एक ऐसी बात कही जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी पोल पट्टी खुल गई। देखिए जरा, पहलगाम से लेकर के पुलवामा तक कैसे प्रियंका भारती ने नरेंद्र मोदी सरकार की बखिया उधेड़ दी है, सुन लीजिए जरा। 25 दिसंबर 2015 को सरप्राइज विजिट हुई थी, एक बड़ी सनसनीखेज सरप्राइज विजिट थी पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी की, और फिर उसको सरप्राइज विजिट को एक सप्ताह नहीं हुआ था, एक सप्ताह नहीं, और फिर 2016 2 जनवरी को हमने पठानकोट में हमला देखा। अब मैं आती हूँ अगले चुनाव पर। 2019 का जो चुनाव होने वाला था, चुनाव से कुछ ही महीनों पहले पुलवामा का हमला हुआ था। फिर एक मुलाकात हुई थी सी जिनपिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मुलाकात को 6 महीने नहीं हुए, गलवान में हमला हुआ, 90 जवान शहीद हुए। और ये है कि जब 90 जवान शहीद हुए, इन लोगों ने कहा कोई शहीद नहीं बातें कर रहे हो, पता था किस तरीके की बातें कर रहे हो, पुलवामा में हमला होने वाला है, शहीद जवानों ने इनसे इन बातों को आगे बढ़ने देना ठीक नहीं होगा। ये जिस इंसान के बारे में बोल रही है, देखिए बड़ी गंभीर बात कर रही है प्रियंका जी गंभीर बात की चारों से सवाल उठा रहे हैं। इस बीच दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर के रोजाना नए सबूत आ रहे हैं, वोट चोरी की, बेईमानी की, डकैती की, गुंडई की। कैसे गुंडई के बल पर चुनाव जीते गए, जरा ये ट्वीट देखिए। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है। इसमें बताया गया कि नबीनगर विधानसभा सीट पर 112 वोटों से आरजेडी हारी और 132 पोस्टल बैलेट जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। अगियाओं सीट पर 95 वोट से महागठबंधन की CMPIL हारी, 175 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। संदेश सीट पर 27 वोटों से आरजेडी हारी और 360 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए गए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद से ये बेईमानी की है, और इसी बेईमानी पर जब भारतीय जनता पार्टी से बात करो तो वो और मुद्दों पर भटकाने लगती है। लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद पर बात करती है, लेकिन अपनी पार्टी के परिवारवाद पर बात नहीं करती है। ये जरा परिवारवाद की लिस्ट है, देखिए जरा, एक लाइन से आरजेडी ने इसको जाड़ा। सीधे तौर पर इसमें किसको किसको बताया गया? जीतन राम मांझी, उनके बेटे, उनके दामाद और उनके दीपा मांझी, जो तमाम सारा उनके परिवारवाद की पूरी कुंडली खोली गई। किस तरीके से परिवारवाद सम्राट चौधरी और उनके पिता शकुनी चौधरी, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे, उनकी पत्नी को लेकर के, फिर दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और पुतुल कुमारी, उनकी पत्नी श्रेयसी सिंह। इसी तरीके से मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू और पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद। तमाम सारे दर्जन भर, लगभग 10 नाम ऐसे उन्होंने आरजेडी की तरफ से बताए गए जो परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण है। और आप देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तो चुनाव तक नहीं लड़े और मंत्री बना दिए गए। अब इसी पर नेहा सिंह राठौर ने एक बहुत तीखा तंज किया है, जरा सुन लीजिए इसको, छोटा सा हिस्सा। बिहार में चुनाव आयोग के पसंदीदा प्रत्याशी जीत चुके हैं और अब नेताओं के लड़कों को बिना चुनाव लड़े ही पकड़ कर मंत्री बनाया जा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। जीतन राम मांझी के लड़के को भी नहीं बख्शा गया और बिहार की सेवा इनके मत्थे मढ़ दी गई। लिस्ट तो और भी लंबी है, पर मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्या बिहार की सियासत, यहाँ के लोग, यहाँ की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, ये सब कुछ दिल्ली वालों के खेल का सामान है? क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए पूरे बिहार को दिल्ली की सरकार चलाने वालों के पास गिरवी रख चुके हैं? इस बीच दोस्तों, बीते दिन जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी, इस पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने फिर से सवाल किया जीविका दीदियों को लेकर के। कहा, जीविका दीदियों को आपने पैसा दिया और उनको भारतीय जनता पार्टी और सरकार के सपोर्ट करने के लिए लगा दिया। यह सीधे तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है। सुनिए जरा। चुनाव आयोग तो खैर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं रहा। ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन सवाल पूछे जाने पर वो चुप्पी भी साध जाते हैं। जीविका दीदी जिनके खाते में 10,000 आए थे, वो चुनावी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका में क्यों रखे गए और किसकी सहायता कर रहे थे? 10,000 रुपए खटाखट कैसे डलते रहे? नोट बटे खटाखट, वोट डले फटाफट। इतना ही नहीं दोस्तों, खबरें तो ये भी हैं
हालात ये हैं कि जब पत्रकार और रिपोर्टर जाकर के महिलाओं से 10,000 रुपए पर बात करते हैं तो एनडीए के गुंडे, उनके समर्थक किस तरीके से पत्रकारों से बदतमीजी, अभद्रता और मारपीट पर उतर आते हैं, यह भी देख लीजिए जरा। ये उस वक्त का नजारा है जब पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण समारोह था और उस दौरान जो महिलाएं वहां आई, उस पर जब पत्रकार ने एक सवाल किया तो देखिए किस तरीके से भड़क गए एनडीए के गुंडे। 10,000 मिला, 10,000 मिला, खाली यही बात। सर काहे नहीं बोलेंगे? मिला तो काहे नहीं बोलेंगे? काहे नहीं बोलेंगे भाई? जिससे बात करें पहले उनको नैरेटिव पे सेट करेंगे भाई। मिला है, सूद के उठाने आप हां हां, ये गलत बात है, गलत बात है। बदतमीजी मत करिए भैया, बदतमीजी मत करिए। दिस इज एक रॉन्ग बात है, गलत बात है, बदतमीजी मत करिए आप। हम सूद के उठेंगे क्या उठे? अरे भाई 10,000 मिला तो बात नहीं करेंगे, मिला तो तमाम सारी इस तरीके की खबरें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। सीधे सीधे उन्होंने खुलासा किया कि डाले गए मत और गणना किए गए मत में सीधा 1,76,000 के आसपास 77,673 का वोटों का अंतर आ गया। इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। ये पत्रकार हैं, जरा रविंद्र सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा इसको। देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, आप जानते हैं। उनके पति का नाम है परकला प्रभाकर, जाने माने अर्थशास्त्री। उन्होंने एक ट्वीट किया है, 12 ट्वीट किए हैं एक के बाद एक, और बताया है कि बिहार में किस तरीके से 1,77,673 वोट एक्स्ट्रा काउंट हो गए। जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा काउंट हो गए। ये ट्वीट आप देख लीजिए। उनका कहना है कि बिहार में 67.13% वोट पड़े थे, यानी कि 5,29,880, जबकि गिने गए वोट जो हैं वो है 5,02,07,553, यानी 1,77,673 एक्स्ट्रा वोट्स काउंट हो गए। अब ये एक्स्ट्रा वोट्स कैसे काउंट हो गए, ये एक ऐसा आरोप है जिसका जवाब केवल चुनाव आयोग दे सकता है। ये आरोप लगाए हैं परकला प्रभाकर ने, जो कि पति हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के। तमाम ऐसी खबरें हैं जो आपको मिल जाएंगी। ऐसे पूरे गांव के गांव उड़ा दिए गए। जो आरजेडी को सपोर्टर थे, आरजेडी को वोट दे रहे थे, और उस बूथ से, उस गांव से भाजपा जीत गई। ये इस तरीके के भी खुलासे हुए। देखिए जरा ये वीडियो। वोट ही नहीं करवावे, एक ही बार मोदी जी को फिक्स कर दे। हमारा गांव का तो टोटल उनकरे में लंटेने में दिया, टोटल आदमी। तो वही मनामानी कर रहे थे चुनाव करने से। जो मनामानी हो रहा है तो चुनाव कराने से कौन सा फायदा है? हम लोग सारे लोग दिए तेजस्वी यादव का वोट, जीत गया यहाँ से, समझ लीजिए भाजपा। हम तो लालटेन में वोट दिए थे। आप लालटेन में सर? आप अरे लालटेने के हम लोग हैं भाई, सपोर्टर। हाँ, वोट दे रहे हैं किसी को, जा रहा है किसी को। तो दोस्तों इस तरीके के तमाम सारी खबरें हैं, तमाम सारे खुलासे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जब साथ में है तो डर किस बात का। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।